नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद डीएन। आज आप लोग को पॉलिटी का पार्ट 2 यानी कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया, मैंने बोला था कि एक एक टॉपिक को करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यह आपका एनसीईआरटी बेस्ड कक्षा 6 से लेके 12 तक के जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं उनमें से है। वन लाइनर फॉर्मेट में है, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। और इसमें हम लोग एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटेगा। अगर इसको अच्छे से किया जाए तो आप किसी भी स्टेट पीसीएस, आपका बीपीएससी है, जेपीएससी है, यूपी पीसीएस है, बीएसएससी है, बिहार दरोगा, ये सभी तरह के रेलवे, सभी तरह के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यह संविधान निर्माण की प्रक्रिया के तहत, ये चैप्टर 2 के तहत हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन को ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो 1940 में दी गई थी। तो एक तो स्टेटमेंट यहीं पे आ गया कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की जो मंजूरी दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो 1940 में दी गई थी, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। परंतु भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा? तो एम.एन. राय ने 1934 में रखा था। यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक अगस्त प्रस्ताव है, दूसरा है कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी जो है 1940 में दी गई थी। भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन का जो विचार है वो एम.एन. राय के द्वारा 1934 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भारतीय संविधान सभा की स्थापना और भारत की स्वतंत्रता संबंधी समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के उद्देश्य से 15 फरवरी 1946 को किस मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी? तो वो मिशन था कैबिनेट मिशन। यानी कि प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट इटली ने भारतीय संविधान सभा की स्थापना और भारत के स्वतंत्रता संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए भारतीयों से कैबिनेट मिशन को भेजा था। कब भेजा था? तो 15 फरवरी 1946 को। क्वेश्चन आगे चलते हैं और देखते हैं। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया और इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन ने किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की किस मांग को अस्वीकार कर यह सिफारिश की कि भारत में एक संघ की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देसी राज्य सम्मिलित होंगे? पाकिस्तान की मांग को। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम किसको अस्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग की जा रही थी उसे कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन ने यह भी सिफारिश की कि संघ 3 विषयों विदेश विभाग, रक्षा एवं संचार अपने पास रखेगा और उसने संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होने की सिफारिश की? तो प्रांतों में निहित होने की सिफारिश की। लेकिन संघ जो है वो आपका 3 तरह का संघ विषय जो है, जिसमें विदेश विभाग, रक्षा और संचार को अपने पास रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के दौरान देश का प्रशासन चलाने के लिए बड़े राजनीतिक दलों के समर्थन
से क्या बनाने की सिफारिश की गई? एक अंतरिम सरकार बनाने की सिफारिश की गई थी। संविधान निर्माण के दौरान देश का प्रशासन चलाने के लिए बड़े राजनीतिक दलों के समर्थन से एक अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की गई। कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए 389 सदस्यों वाली संविधान सभा की सिफारिश की थी, परंतु बाद में यह संख्या घटकर कितनी हो गई? 385 हो गई। इन 385 सदस्यों में से कितने सदस्य प्रांतों से, कितने सदस्य देशी रियासतों से चुने गए थे? तो 292 सदस्य प्रांतों से और 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने गए थे। प्रस्तावित संविधान सभा के चुनाव के लिए प्रांतों को कितने समूहों में बांटा गया? 3 समूहों में बांटा गया था। पहला समूह मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, केंद्रीय प्रांत, उड़ीसा, और दूसरा समूह जो था पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, और तीसरा समूह जो था वो बंगाल और असम था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, और ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण। 3 कौन कौन थे? मुस्लिम, सिख और साधारण। संविधान सभा में सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय मुस्लिम, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था, परंतु प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव किस पद्धति से हुआ था? एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा जो है प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष से प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा हुआ था। इसमें किन 2 प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी और जिन्ना ने भाग लिया था। संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे? जुलाई 1946 में। एक प्रतिनिधि लगभग कितनी जनसंख्या पर चुना गया था? तो 10 लाख के जनसंख्या पर चुना गया था। 1 अगस्त 1946 को वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया, और नेहरू जी के नेतृत्व में इस सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। इसका गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को, यानी कि वेवल योजना को जो गठन था वो 2 सितंबर 1946 को की गई थी। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, परंतु बाद में वह इसमें कब सम्मिलित हुआ? तो अक्टूबर 1946 में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार के बाद मुस्लिम लीग भी शामिल हो गया, और इस सरकार में कांग्रेस के 7 और मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, वित्त मंत्री का प्रभार किसको दिया गया था? लियाकत अली खां को। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी और मुस्लिम लीग भी उस समय शामिल था, इस सरकार में 7 कांग्रेस के 7 और मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल थे। गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, वित्त मंत्री का प्रभार लियाकत अली खां को दिया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय कौन थे? मुस्लिम, सिख और साधारण। मुस्लिम, सिख और साधारण। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में किया गया। इसकी प्रथम स्थापना किस तिथि को संपन्न हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो हैदराबाद रियासत के जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। भारत के किन रियासतों ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया? कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की? तो 26 जुलाई 1947 को की।
संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बाद में 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा द्वारा उपाध्यक्ष एवं संवैधानिक सलाहकार पद पर किसको चुना गया? तो उपाध्यक्ष जो थे संविधान सभा के वो HC मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। क्या महात्मा गांधी जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल थे? तो नहीं थे। BN राव और कृष्ण स्वामी अय्यर जवाहरलाल नेहरू के सलाहकार थे। VP मेनन एवं KM मुंशी किसके सलाहकार थे? तो सरदार पटेल के सलाहकार VP मेनन और KM मुंशी थे। और BN राव और कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के सलाहकार थे। 26 नवंबर 1949, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा में दोहरी भूमिका निभानी थी। जब इसकी बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब यह विधायिका के रूप में कार्य करती तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? GV मावलंकर। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 26 नवंबर 1949 तक यानी कि आपका संविधान निर्माण से पहले जो बैठकें होती थी वो दो तरह से बैठकें होती थी। जब संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तो इसकी जो अध्यक्षता होती थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे और जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता GV मावलंकर करते थे। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ? जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में किस रूप में जगह दी गई? प्रस्तावना में, जिसे सबसे बाद में लागू किया गया। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया और संविधान सभा ने कब इसे सर्वसम्मति से पास किया? तो 22 जुलाई 1947 को इसे सर्वसम्मति से पास किया। संविधान सभा ने किस तिथि को भारत का विभाजन मंजूर किया? तो 3 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने विभाजन को मंजूर किया। संविधान सभा में संविधान द्वारा तैयार करने के लिए कितनी समितियां की गठन की गई? तो कुल 22 समितियों का गठन किया गया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विविध कार्यों से निपटने के लिए 22 समितियों का चयन किया गया। इनमें से 10 प्रक्रियात्मक मामलों में पर और 12 मूल मामलों पर थे। अब देखिए, अन्य समितियों की सिफारिश पर विचार करने और संविधान के मूल पाठ के प्रारूप की जांच करने के लिए 29 अगस्त 1947 को किसकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठित की गई? तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उसकी अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर। अन्य सदस्य में अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, NG अयंगर, कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी, जिसे KM मुंशी भी कहते हैं, N माधव राज BL मित्र के स्थान पर और TT कृष्णमाचारी DP खेतान के स्थान पर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 में तैयार किया गया। इन संकलनों में लगभग कितने देशों के संविधान को मुख्य अंश उद्धत है? तो 60 देशों के संविधान का अंश उद्धत था।
संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक और दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और इसका तीसरा जो वाचन हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान का प्रस्ताव संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के बाद कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। 29 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कौन से उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए? तो इसमें जो उपबंध जो है 29 नवंबर जो है वहीं से लागू कर दिया गया। कौन कौन सा? नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद संधि, अस्थायी, संवैधानिक और संक्रमणशील उपबंध है। ये 29 नवंबर होगा, 26 नवंबर होगा। चलिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस पर कब अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन ही संविधान सभा के द्वारा किसको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के 15 अनुच्छेद, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। पूरा संविधान देश में कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जो यह 15 अनुच्छेद है जिसमें कि 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 72, 380, 388, 391, 392, 393 जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। भारत प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक राज्य कब बना? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही दिन चुना गया क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान द्वारा संप्रभुता का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? जनता में। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। संविधान के विस्तृत होने के 2 कारण कौन है? संघ और राज्यों का एक ही संविधान होना और एकीकृत नागरिकता और एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। संविधान के विस्तृत होने का जो कारण है संघ और राज्यों का एक ही संविधान होना। जैसे कि अन्य देशों में स्टेट का अलग और सेंटर देश का अलग होता है, यहाँ पे क्या है कि राज्य का या प्रांत का और संघ का सबका एक ही संविधान होता है। यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका है और एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था है। इसके कारण से जो है संविधान का विस्तृत होना संभव है था, इसलिए ज्यादा बड़ा है। भारतीय संविधान का लगभग कितना प्रतिशत भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया? तो 75% है। भारतीय संविधान सबसे अधिक किस संविधान से प्रभावित है? तो ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। भारतीय संघीय व्यवस्था को किस प्रकार की व्यवस्था में शामिल करना ज्यादा समीचीन होगा? तो सहयोगी संघीय व्यवस्था में।
भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को किससे प्राप्त किया गया है? ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम को यूनाइटेड किंगडम की संसद में पारित किया गया, जिसके द्वारा 1867 में उत्तरी अमेरिका में 3 ब्रिटिश उपनिवेश नोवा स्कोटिया, न्यू ब्रंसविक और कनाडा को एक डोमिनियन नाम से एकजुट किया गया। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहयोगी संघीय व्यवस्था के नाम से संबोधित किया? तो ग्रेनविल आइंस्टीन ने भारतीय संघीय व्यवस्था को एक सहयोगी संघीय व्यवस्था के रूप में संबोधित किया। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करेगा? यह केटी शाह ने कहा था। यह किसने कहा था कि हमारे संविधान में संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायिक पुनरावलोकन के उपबंधों वाले लिखित संविधान के बीच जो समन्वय किया है वह हमारे संविधान के रचयिताओं का अनूठी उपलब्धि है? डी बसु ने कहा था। किसके अनुसार जो संविधान सभा ने निर्माण किया है वह शरीर से संघात्मक किंतु आत्मा से एकात्मक है? पीटी चाको ने ऐसा कहा था कि शरीर से संघात्मक लेकिन आत्मा से एकात्मक है। किस रियासत ने जनता में नवाब से विद्रोह कर भारत में विलय की घोषणा कर दी? तो नवाब पाकिस्तान भाग गया, जूनागढ़। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारत में जो है संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ये निरंतर चलने वाली क्लासेस हैं, अब ये कंटिन्यू रूप से आपको कंप्लीट पॉलिटी और कंप्लीट हिस्ट्री को ख़त्म की जाएगी 1 मंथ के अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मई 1949 में किस विश्व संगठन में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया? तो राष्ट्रमंडल में। विभाजन के बाद जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया और पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। एकमात्र भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। चलिए आगे कुछ टॉपिक्स है उसके देखते हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका अगस्त प्रस्ताव। तो भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को, ये डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1940 को शिमला से एक वक्तव्य जारी किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। तो किसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो 8 अगस्त 1940 को भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो ने एक वक्तव्य जारी किया, वो अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना गया। यह प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में लाया गया था। ठीक है, इस प्रस्ताव ने संविधान निर्माण प्रक्रिया की नींव रखी थी और यह प्रथम अवसर था जब संविधान निर्माण के भारतीयों के अधिकार को स्वीकार किया गया और कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन को सहमति प्रदान की। और इस प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं, यानी कि भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण किया जाएगा। यह प्रथम बार लॉर्ड लिनलिथगो जो कि भारत के वायसराय थे, उन्होंने 8 अगस्त 1940 को एक वक्तव्य में दिया था। और यह वक्तव्य क्यों दिया था? क्योंकि कांग्रेस के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह दिया गया था। चलिए,
तो इसका जो प्रमुख प्रस्ताव है वो देखते हैं। विश्व युद्ध के बाद भारत के संविधान निर्माण के लिए प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना करना, सलाहकारी युद्ध परिषद की स्थापना करना, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का तत्काल विस्तार करना और भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का मुख्य लक्ष्य। लेकिन अब ये जो प्रस्ताव जो भी आया था ब्रिटिश के द्वारा, उसमें से अब कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भाई क्यों कर दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिस डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजों में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। उधर गांधी जी ने कहा कि यह घोषणा में राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश शासकों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस कई प्रावधानों से खुश हुआ। तो यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स के कारण अलग अलग जैसे विचार व्यक्त किए गए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। तो गांधी जी ने कहा कि यह ऐसा डिसीजन है जिसमें राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश शासकों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग इससे प्रसन्न थे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या अंतरिम सरकार के बारे में, कि अंतरिम सरकार में कौन क्या थे। अंतरिम सरकार 1946 के सदस्य, ठीक है। तो राष्ट्रपति, कार्यकारी परिषद, वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास था। लॉर्ड विस्काउंट वेवेल फरवरी 1947 तक और लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 से स्वतंत्रता तक थे। कमांडर इन चीफ सर क्लाउड आचिनलेक थे। कमांडर इन चीफ कौन थे? सर क्लाउड आचिनलेक। उपराष्ट्रपति कौन थे? तो विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध का प्रभार सहित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मामले, सूचना और प्रसारण जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस। कृषि एवं खाद्य जो थे राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस। वाणिज्य तो इब्राहिम इस्माइल चुंडीगढ़ मुस्लिम लीग के थे। और रक्षा जो था वो बलवंत सिंह के पास कांग्रेस से थे। वित्त मंत्री जो लियाकत अली खान मुस्लिम लीग से संबंधित थे। शिक्षा व कला सी राजगोपालाचारी कांग्रेस के थे। रेलवे अरुणा आसफ अली इनके पास था। स्वास्थ्य जो था जी अली खान मुस्लिम लीग के थे। और श्रम जो था वो आपका जगजीवन राम कांग्रेस के थे। और विधि जो था जोगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग से संबंधित हैं। संप्रेषण डाक व वायु यातायात अब्दुल रब निस्तर मुस्लिम लीग से संबंधित हैं। खनन एवं बिजली CH भाभा, होमी जहांगीर भाभा कांग्रेस के थे। यह अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 तक नई सरकार के गठन, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, कार्यरत रही, जो कि अंतरिम सरकार थी। अब संविधान की प्रमुख विशेषता, तो भारतीय संविधान बृहद रूप में लिखित संविधान है। सही बात है, बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान ही है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता में अभूतपूर्व सामंजस्य बनाए रखता है। संविधान में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई, जिससे लोकतंत्र को और भी मजबूती प्रदान हुई, और भी मजबूत होगा। एकल नागरिकता भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता थी। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था थी और यह व्यवस्था लोकतांत्रिक समाज व शासन का स्रोत होती है। संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर यह अनम्य और नम्य संविधान का मिश्रण है। न मतलब कि लचीला और कठोर संविधान का मिश्रण है। संविधान कानून के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप व्याख्याति होता है, जैसे विधि का शासन, नैसर्गिक न्याय। और भारतीय संविधान एकात्मक की ओर उन्मुख संघीय संविधान है। भारतीय संविधान में नीति के निर्देशक तत्वों का समावेशन किया गया है, जिसमें राज्य को किस दिशा में आगे बढ़ना है यह निर्देश प्राप्त होता है। चलिए
अब देखते हैं भारतीय संविधान की समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद, और यह वीडियो जो कि है आप बार बार देखें, ताकि आपको यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको रटना पड़ता है, तो रटने के साथ साथ अगर सुनने की क्रिया की जाए तो वो काफ़ी ही अच्छा होगा। ठीक है, मैं इस के लिए आपको PDF जो है विद्यार्थी लर्निंग हब के टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जो कि आपके लिए उपयोगी होगी। चलिए, तो फिर संविधान सभा की समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो संविधान सभा की समिति और उसके अध्यक्ष में संविधान सभा डॉक्टर सहितानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। नियम समिति जो है राजेंद्र प्रसाद था। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था, और संघ संविधान समिति भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ही था। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। राष्ट्रीय ध्वज और तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास था। संविधान के प्रारूप की विशेष जांच समिति जो थी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के पास था। झंडा समिति JB कृपलानी के पास था। राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। सर्वोच्च न्यायालय समिति S वारदाचार्यार के पास था। सर्वोच्च न्यायालय समिति S वारदाचार्यार के पास था। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। प्रत्यक्ष क्रीडेंशियल कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के पास था, और वित्त व स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति KM मुंशी के पास था। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया के पास था। भाषा समिति M सत्यनारायण के पास था, और कार्य समिति GV मावलंकर के पास था। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी के पास था। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी के पास था। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से निकाले गए क्षेत्र संबंधी उप समिति जो था वो गोपीनाथ बारदोलाई के पास था। बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के अलावा अन्य उप समिति AV ठक्कर के पास था। चलिए, तो संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य में देखते हैं। संविधान के निर्माण और आम कानूनों के लागू करने के अलावा संविधान सभा द्वारा निम्न कार्य किए गए। कौन कौन सा? तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की स्थापना जो है मई 1949 में, यह भी संविधान सभा के द्वारा की गई। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहला राष्ट्रपति के रूप में चुना हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कांग्रेस के प्रमुख सदस्य, कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सी राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बाल गोविंद खैर, रायसी पुरुषोत्तम दास टंडन, KM मुंशी, आचार्य JB कृपलानी, TT कृष्णमाचारी। कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों से संबंध प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, M गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर जयकर, टेकचंद बख्शी, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, प्रोफेसर KT शाह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपीनाथ बारदोलाई। महिला सदस्य जो थी श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वाले व्यक्तियों में तेज बहादुर सप्रू स्वास्थ्य के कारण एवं जयप्रकाश नारायण थे। महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा से बाहर रहना ही उचित समझा था।
संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, जहां मुस्लिम लीग सत्ता पर थी। तो इस तरह से दोस्तों संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चन जो वन लाइनर फॉर्मेट में था, हमें लगता है कि इससे बाहर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने चाहिए और यह आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है, जो आप इसे बार बार वीडियो को देखें और अगर वीडियो पसंद हो तो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग के दोस्तों को भी इसका लाभ मिले और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।